तो प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जिसकी मुख्य बातें जो स्मरण करनीय हैं, जो हर एक विद्यार्थियों को अपने मन में स्मरण करना चाहिए, और सिर्फ उसे शिक्षा के उद्देश्य से नहीं, शिक्षा की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक सच्चे भारतीय होनहारे नागरिक होने वाले नागरिक के नाते से भी इस महत्वपूर्ण बात को हम सदा मन में रखें। तो पहला है कि 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह एक प्रकार से राजनीतिक स्वाधीनता का आंदोलन था। यहीं से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यह सही है कि अगर 1857 में सिपाही विद्रोह नहीं होता तो शायद हमें आज़ादी इतनी सहज नहीं मिलती। वो और भी कई एक 100-200 साल तो लग ही जाते। और तो 1857 का सिपाही विद्रोह भारत के राष्ट्रवाद की चेतना का विकास, चेतना का उदय में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उससे समय तक आम भारतीय के मन में यह एक अविश्वास की भावना कूट कूट कर भर चुकी थी कि अब हमें आज़ादी मिलने वाली नहीं है। हम सभी भारतीय सोचते थे कि हम इंसान के रूप में जानवर हैं और हमें अंग्रेज़ों की गुलामी करनी है। तो जब 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ तो सभी भारतवासियों के मन में यह चेतना जरूर जागी कि हमारे कुल खानदान में बड़े बड़े महावीरों का जन्म हुआ है और हमें तुच्छ अंग्रेज को भी हरा सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रवाद के उदय के अन्य कारण। तो पहला कारण है कि अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा के द्वार खोल दिए। यह एक भारतीय राष्ट्रवाद की नई चेतना ऐसी नहीं थी कि हम पहली बार आज़ाद हुए। हमारा इतिहास और संस्कृति इन अंग्रेज़ों से भी काफ़ी पुराना है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जो अंग्रेज़ों के द्वारा गुलामी मिली थी, उस गुलामी के जो छुटकारा पाने का द्वार में जो पश्चिमी संस्कृति है और पश्चिमी शिक्षा का द्वार खोलने से जब हमारे होनहार विद्यार्थी यूरोप और इंग्लैंड पढ़ने गए और वहाँ के देशों में जिस प्रकार से आज़ादी चल रही थी और आज़ादी में जितने देशभक्त लोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जब वे वहाँ से पढ़कर लौटे तो उनके मन में भी एक बात खटक रही थी, क्या हमारा भारत आज़ाद नहीं होगा? इसके लिए हमें कुछ नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने भी इसकी जो शुरुआत है, इसकी नींव है, इसकी बीज जो है वह भारतीय जनमानस में बोना शुरू किया। इसका दूसरा भाग है कि इस शिक्षा से शिक्षित होकर भारतीयों ने ब्रिटिश औपनिवेश शासन का विरोध करने की शुरुआत की, क्योंकि अगर वे बाहर नहीं जाते तो हमारे संस्कृति में था कि उस समुद्र पार नहीं जाना है। तो समुद्र पार ही नहीं जाते तो दूसरे देशों की स्थिति को हम आंखों से कैसे देखते। तो इन्होंने जब समुद्र पार किया, बाहर गए, वहाँ की शिक्षा प्रणाली, शासन की प्रणाली, वहाँ के व्यक्तियों से मिले, तो उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसका जो प्रादुर्भाव है, उसका जो फलाफल है, भारतीय जनमानस पर भी असर देर से ही सही लेकिन दिखाई पड़ी। ठीक उसकी दूसरा है कि 1839 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करके अंग्रेज ने भारत के स्थल मार्ग में अभूतपूर्व परिवर्तन किया। तो 1839 ईस्वी में जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनी, जब सड़क बनी तो सिर्फ
इंग्लैंड के शासनकर्मी अपने सुविधा के लिए तो अच्छी सड़क बनाई, लेकिन इससे सिर्फ उन्हीं को फायदा नहीं हुआ, अन्य भारत के जो जनमानस के एक एक व्यक्ति को भी उससे एक प्रेरणा मिली, उसे भी एक लाभ हुआ। और वह था कि हम एक दूसरे के साथ हम भारतीय भी मिलजुल सकते थे, हम भी थोड़ा बहुत धार्मिक प्रचार हो, व्यापारिक हो, कुछ भी काम हम कर सकते थे। तत्पश्चात 1853 ईस्वी में अंग्रेजों ने ही रेल मार्ग की शुरुआत की। तो जब तक किसी भी देश में अगर राष्ट्रीय चेतना का उदय होना है तो उसके लिए सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, शिक्षा ये महत्वपूर्ण कड़ी है। जिस प्रकार से किसी घर को बनाने के लिए उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय चेतना के उदय में, विकास में यह महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी साबित हुई। और 1853 ईस्वी में असम में भी सदिया से डिब्रूगढ़ तक यातायात शुरू हुआ, अर्थात नॉर्थ ईस्ट में भी 1833 में डिब्रूगढ़ से सदिया तक रेल पथ शुरू हुई। इस प्रकार के यातायात व्यवस्था की उन्नति से भारतवासियों के मन में बड़ी खुशी हुई थी, उनमें राष्ट्रवाद की भावधारणा उत्पन्न हो। यानी कि अंग्रेज जो भी गवर्नर जनरल आए तो 90% तो क्रूर थे ही, लेकिन 10% उनमें भी कुछ अच्छा आदमी यहाँ पर आया शासन करने के लिए सत्ताधारी के रूप में। वे तो अंग्रेज अपने देश के, अपने समाज के भक्त तो थे ही, लेकिन भारत की गरीबी और दिल के स्वच्छता का भी उन्होंने थोड़ा बहुत ख्याल रखा। और भारतीय जनमानस को, चाहे वह शिक्षा के दृष्टि से हो, यातायात के दृष्टि से हो, थोड़ा बहुत धार्मिक स्वतंत्रता भी उन सभी ने दी है, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजों के भारत आगमन और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के विपरीत हिंदुओं में आध्यात्मिक के उन्माद की चेतना जागृत हुई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सुधारात्मक कार्यों की सहायता से राजा राम मोहन राय ने भारत में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में सक्षम हुए, क्योंकि भारत में जो एक पौराणिक प्रचलन थी, विधवा अगर किसी मर्द की, किसी जो दंपति की अगर पत्नी मर जाती हो तो मर्द दूसरा शादी कर सकता है, लेकिन अगर किसी दंपति का में से अगर किसी उसकी पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे या तो विधवा जीवन जीना पड़ता था या उसके साथ सती हो जाना पड़ता था। स्त्रियों को, लड़कियों को बचपन में ही शादी करा दिया जाता था। इस प्रकार के तमाम कुरीतियों को राजा राम मोहन राय ने एक लंबी लड़ाई लड़ने के तत्पश्चात उसको समाप्त करने का उन्होंने काम किया, जिनमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक का भी काफ़ी सहयोग मिला। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक थे, सचमुच में वे जनक थे, क्योंकि उन्होंने हिंदू समाज के एकता को मजबूत किया। जो हमारे सनातन धर्म में जो कुरीतियाँ है उसे भी उन्होंने समाप्त करने का, ख़त्म करने का प्रयास किया। और हमारे धार्मिक के जो ग्रंथ है उसको भी उन्होंने जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया और कहा कि तुम डरो नहीं, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सदियों पुराना है और हम एकता के साथ लड़ेंगे तो हम इसमें पार पा सकते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों के मन में देश प्रेम, आत्मविश्वास तथा आध्यात्मिकता का भाव विकसित किया। यानी कि राजा राम मोहन राय के बाद में भी हमारे यहाँ महापुरुषों की कमी नहीं है। उसमें रामकृष्ण मिशन के स्वामी लाइन
कट जाने के कारण इस एपिसोड को फिलहाल हम यहीं रोक दे रहे हैं। तो भारतवासियों के मन में देश प्रेम, आत्मविश्वास तथा आध्यात्मिकता का भाव विकसित किया। अर्थात स्वामी विवेकानंद ने जो पश्चिमी लोगों के द्वारा अर्थात यूरोप के देशों को लगता था कि भारतीय लोग और भारतीय संस्कृति, सभ्यता, चिकित्सा, स्वास्थ्य, विज्ञान, चाहे वह शिक्षा हो, वह बिल्कुल जानवर के समान है। लेकिन शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने 7 दिन तक शून्य पर उन्होंने भाषण दिया और आम भारतवासियों की इच्छा आकांक्षा पर वे वहाँ पर खड़े हुए और पश्चिमी देशों के लोग सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। तब उन्हें यह विश्वास हुआ कि भारत की सनातन संस्कृति और सनातनी लोग भी शिक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की नज़र से कोई कम नहीं। तत्पश्चात 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद ने अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त किया। यानी 1885 के पहले तक यह जो राष्ट्रीय एकता की जो चेतना था, राष्ट्रवाद का जो चेतना था, वह टुकड़ों में था, वह एक रूप में नहीं था। लेकिन जब 1885 में एक राष्ट्रीय चेतना के रूप में, दल के रूप में जो जितने भी शिक्षित लोग थे उनका एक ग्रुप बना, जिन्हें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं, और राष्ट्रवाद का एक रूप जो मूल रूप है वो उसमें उसकी परिवर्तन हुई और ब्रिटिश शासन काल में उत्पन्न राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने वालों में राजा राम मोहन राय के बाद दादा भाई नौरोजी ने भी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसी बातें कहकर भारतीय समाज को सुदृढ़ मजबूत करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तत्पश्चात हमारे बच्चों, यह जो पाठ जो है, पाठ का जो नामकरण जो है इस प्रकार है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जिसका प्रश्न है भारतीय राष्ट्रवाद के प्रादुर्भाव के प्रधान कारण क्या थे, समय का भी उल्लेख करें, आनंद मठ उपन्यास के रचयिता कौन थे, सारे जहां से अच्छा गीत के गीतकार कौन थे, भारत में प्रथम रेल यातायात का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था, जैसे तमाम प्रश्नों के उत्तर आप लिखकर हमें भेजिएगा और किसी भी प्रकार की समस्या होने से समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।